हेलो एवरीवन। तो एज़ आई प्रॉमिस कि मैं आपको अब एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तो आज हम सिर्फ 11 क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज आई वांट, अगर कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो उसके पीछे का हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए। ऐसे तो मैं एक वीडियो में आपको सारा पेपर भी करवा सकती हूँ, बट बिना कंसेप्ट समझाए मुझे मज़ा नहीं आएगा। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन था पीजीटी बायो का कि कौन सा इनमें से चार जो हमें करेक्टरिस्टिक दे रखे हैं हमस के, कौन सा नहीं है। पहला लिखा है इट इज़ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, इट इज़ डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस, थर्ड इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट वेरी फास्ट रेट, और इट इज़ कोलोइडल इन नेचर। सबसे पहले ये हमस का कंसेप्ट हमें मिलेगा कहाँ? इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में। वहाँ पे हम डिकम्पोजिशन डेट्रेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे लिखा है It is important to note that all above step in decomposition operate simultaneously on the detritus. Detritus हमारा क्या है? Dead plants remains such as leaves, bark, flower, dead remain of animal including fecal matter constitute detritus. ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन वाले में मिलेगा आपको। तो डिकम्पोजिशन क्या होती है पहले ये पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपलेस्ट कंपाउंड में ब्रेक डाउन करना। ठीक है, यू मे हैव हर्ड ऑफ अर्थवॉर्म बीइंग रेफर टू एज फार्मर फ्रेंड। अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और सॉइल को लूजन अप करने में हेल्प करता है। सिमिलरली डिकम्पोजर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। अब डेड प्लांट रिमेन सच एज लीव्स, बार्क्स, फ्लावर्स और डेड रिमेन ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर, उसको हम क्या बोलते हैं? डेट्रिटस, जो कि रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन के लिए। इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर, तुमसे ये पूछे जा सकते हैं स्टेप्स, तो हमें क्या याद करना है? फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, देन इज लीचिंग, थर्ड इज कैटाबोलिज्म, फोर्थ इज हमिफिकेशन जो हमस का बनना है, एंड लास्ट वन इज मिनरलाइजेशन। तो डेट्रीवोर्स जिसमें एग्जांपल है अर्थवॉर्म, वो ब्रेक डाउन करते हैं डेट्रिटस को स्मॉल पार्टिकल्स में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। अब लीचिंग की प्रोसेस से वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल के जो हम ABO हॉरिजन पढ़ते हैं उसमें नीचे चला जाता है और प्रेसिपिटेट हो जाता है एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम जो हैं वो डिग्रेड कर देते हैं डेट्रिटस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल स्टेप इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्रिटस। सारे स्टेप साइमल्टेनियसली होते हैं। हमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होती है डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल के दौरान। हमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस। अब हमिफिकेशन के दौरान क्या होता है? एक डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं हमस, जो कि हाईली रेसिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन को। और ये डिकम्पोजिशन कैसे गया है? एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। ठीक है, अभी इसकी नेचर कोलोइडल है तो ये सर्व करता है एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। The humus is further degraded by some microbe and release of inorganic nutrient occur by process known as mineralization. अब जो हमस है वो डिग्रेड हो जाती है कुछ माइक्रोब्स के थ्रू और रिलीज करता है ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बाय प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन जो है वो एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, मतलब डिकम्पोजिशन के दौरान हमें ऑक्सीजन चाहिए। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय, रेट जो है कि डिकम्पोजिशन फास्ट होगा या स्लो होगा वो कंट्रोल करता है कि डेट्रिटस की केमिकल कंपोजिशन क्या है और कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर हैं उस टाइम पे। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है या कम है। इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन जो डिकम्पोजिशन रेट है वो स्लोअर है अगर डेट्रिटस रिच है किसमें? लैग्निन एंड काइटिन में, और क्विकर है अगर डेट्रिटस किसमें रिच है? नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर। टेम्परेचर और सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजिशन को रेगुलेट करने में एंड देयर इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रो। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, जबकि लो टेम्परेचर मतलब ठंड या बर्फ़ पड़ जाना और एनारोबियोसिस मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनहिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे। हमस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स और एक रेसिस्टेंट मिक्सचर ऑफ ब्राउन और डार्क ब्राउन नेचर केसेस की अमॉर्फस एंड कोलोइडल सब्सटेंस।
जो मॉडिफाई हुआ है ओरिजिनल टिश्यू से और सिंथेसाइज किया गया है वेरियस सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ये एक नेचुरल बॉडी है जिसमें हेट्रोजीनस मास है, बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों की कंपोजिशन है। सॉइल हमस को हम सॉइल स्किन और फ्लैश भी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हमस इज स्ट्रिक्टली बायोकेमिकल प्रोसेस। हमस की फॉर्मेशन एक स्ट्रिक्टली बायोकेमिकल प्रोसेस है और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हमिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रेजिड्यू इनकॉर्पोरेटिंग द सॉइल डिपेंड अपॉन केमिकल कंपोजिशन एंड सॉइल कंडीशन इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमस की फॉर्मेशन ऑर्गेनिक रेजिड्यू से सॉइल में किस पे डिपेंड करती है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस और सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सॉइल कंडीशन पे। जब ये सॉइल में पहुंच जाती है, जो ऑर्गेनिक रेजिड्यू हैं प्लांट एनिमल ओरिजिन के, उनके अंदर बहुत तरह के बदलाव होते हैं जिससे हमस बनता है। अब हम हमस के कुछ टाइप भी पढ़ेंगे। ये आपको ग्रेजुएशन में देखने को मिलेगा, बट माइट भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाए। तो टाइप्स ऑफ हमस 3 टाइप की होती है, मोर, मल, मॉडर। मोर होती है ऑर्गेनिकली रिच, ये एसिडिक लेयर है जो सरफेस के ऊपर लाई करती है। मल एक सरफेस लेयर है जिसमें मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर जो है बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मिक्स होता है। मोडर एक इंटरमीडिएट फेज है मल और मोर के बीच में, जिसमें डिकम्पोजिशन ग्रेटर है मोर से, पर मल से एडवांस नहीं है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स आपको अपने नोट्स में ऐड करनी है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ हमस? इट इज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, ये हमने अभी पढ़ा। ये डार्क कलर अमॉर्फस अमॉर्बिड सब्सटेंस है, येस। इट इज कोलॉइडल इन नेचर, येस। इट अंडरगो डिकम्पोजिशन एट वेरी स्लो रेट, फास्ट रेट नहीं होता। तो आपका आंसर क्या होगा? 3। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज कोडेड ओनली बाय 1 कोडोन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लाइसिन है और सेरीन है, ये बहुत सारे अमाइनो एसिड से कोड होते हैं, पर जो ट्रिप्टोफैन एंड एक हमारा मिथ्योनिन है वो एक ही कोडोन से कोड होते हैं। तो जेनेटिक कोड डीजनरेट होते हैं। हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। ओनली 2 अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय सिंगल कोडोन, जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज मिथ्योनिन, दैट इज AUG एंड इनिशिएशन कोडोन, एंड ट्रिप्टोफैन इज UGG। सेरीन, वैलिन, ग्लाइसिन जो है वो 6, 4 एंड 4 कोडोन उसको कोड करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ट्रिप्टोफैन। देन 93rd क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टोटल मैग्निफिकेशन इफ द आई पीस लेंस इज 10x एंड ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन 40x है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की निकालनी है। तो टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है आपका मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो हमें 10x इंटू 40x को मल्टीप्लाई करना था, एंड सिंपली योर आंसर इज 400x. So hope you understand first 3 questions. If you have any doubt, you can ask me again in comment section. Then Richmond-Lang effect is associated with, देखो, plant hormone and plant growth regulator, ये NCERT से क्वेश्चन नहीं है, ये आपका थोड़ा सा ग्रेजुएशन से क्वेश्चन है, बट ये पूछा कहाँ से गया है? हॉर्मोन्स वाले चैप्टर में, प्लांट्स में, एंड मोर स्पेसिफिकली साइटोकाइनिन। एक दिन मैं आपको साइटोकाइनिन के फंक्शंस पढ़ाऊंगी, बट अभी हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे कि रिचमंड लैंग इफेक्ट होता क्या है। तो जो साइटोकाइनिन है वो सेनेसेंस को डिले करता है, मतलब वो बुढ़ापा नहीं आने देता प्लांट्स में जल्दी। द रिचमंड लैंग इफेक्ट क्या है? The aging process of the leaf usually accompany with loss of chlorophyll and rapid breakdown of protein. जब लीव्स एज करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है? क्लोरोफिल उसमें लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और वो थोड़े थोड़े येलो होने स्टार्ट हो जाते हैं, झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें प्रोटीन्स का रैपिड ब्रेकडाउन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट। इन 1957 रिचमंड और लैंग 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये शो किया था कि सेनेसेंस को हम पोस्टपोन कर सकते हैं सेवरल डेज के लिए, किसमें? ज़ैथियम लीव्स में, जहाँ उन्होंने किसका ट्रीटमेंट किया था? काइनेटिन, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइटोकाइनिन। दिस इफेक्ट ऑफ काइनेटिन इन डिलेइंग द सेनेसेंस इज कॉल्ड रिचमंड लैंग इफेक्ट। मतलब सेनेसेंस को डिले करने को हम क्या बोलते हैं? रिचमंड लैंग इफेक्ट। तो फर्स्ट इज डिलेइंग ऑफ सेनेसेंस, येस, दिस इज योर आंसर। डोरमेंसी ऑफ सीड्स नहीं। लीफ अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी, एंड फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स भी यहाँ पे नहीं आएगा। सो आपका आंसर क्या होगा? डिलेइंग ऑफ सेनेसेंस।
Then the question is the movement of particles or molecule from region of higher concentration to region of lower concentration is called. Direct question from transport in plants, NCERT chapter 1, and you have to follow old NCERT. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं मूवमेंट बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के थ्रू जो मूवमेंट होता है वो पैसिव होता है एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर और फ्रॉम सेल टू सेल ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, से फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ लीफ टू आउटसाइड. तो जो मूवमेंट है डिफ्यूजन के थ्रू वो पैसिव होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ये एक पार्ट ऑफ सेल से दूसरे पार्ट ऑफ सेल में भी हो सकता है, सेल टू सेल भी हो सकता है, और ये एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है. ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ लीफ से आउटसाइड की तरफ भी देखा जाता है. यहाँ पे कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती, तो नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस. डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल है वो रैंडम फैशन में मूव करते हैं और जो नेट रिजल्ट है कि सब्सटेंस मूव करते हैं रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. एंड यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से. सो इसका आंसर होगा डिफ्यूजन. डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है और ये डिपेंड नहीं करता लिविंग सिस्टम पे. डिफ्यूजन ऑब्वियस है गैसेज एंड लिक्विड्स में, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज़ मोर लाइकली रैदर देन ऑफ सॉलिड. मतलब डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड्स में ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं देखी जाती. डिफ्यूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर द एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम फ्रिक्वेंसी दी है एम की, एन की 0.6 और 0.4 रिस्पेक्टिवली. हमसे पूछी गई है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ एमएन ब्लड ग्रुप. तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था. फ्रिक्वेंसी क्या है एम अलील की 0.6 एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एन अलील इज 0.4. तो पी प्लस क्यू हमारा 1 के इक्वल है, तो हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 ये इक्वेशन होती है. हमें एम की होमोजाइगस एम और होमोजाइगस एन की फ्रिक्वेंसी गिवन है, हेट्रोजाइगस एम एन की निकालनी है. तो पी और क्यू की वैल्यू गिवन है, वी सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई देम विद 2. सो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.48. एज द आंसर इज आस्क्ड इन परसेंटेज, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द आंसर विद 100. सो वी गेट 48% and 48% is your answer. Then we have another question that dormancy of seed is caused by. Dormancy of seed is caused by. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सीड की डोरमेंसी होती क्या है. सो सीड डोरमेंसी इज डिफाइंड एज सच अ स्टेट इन विच सीड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम जर्मिनेशन even under a such condition which is normally favorable for germination. तो सीड डोरमेंसी क्या होती है, कैसी स्टेट होती है जिसमें हम सीड्स को प्रिवेंट करते हैं जर्मिनेशन से, इवन अंडर अ सच कंडीशन विच नॉर्मली फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन. हम ऐसी कंडीशन में भी सीड की जर्मिनेशन प्रिवेंट करेंगे जो कंडीशन सीड की जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल है. तो कॉजेज़ क्या होते हैं सीड डोरमेंसी के. हार्ड सीड कोट. सीड कोट जो है वो प्रिवेंट करता है. अगर सीड कोट हार्ड है तो उसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन इतने अच्छे से नहीं होगी, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज भी नहीं होगा. अगर हमारा एम्ब्रियो इमेच्योर है, सम सीड्स आर शेड बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रियो, तो उस सीड्स को हम बोलते हैं कि ये सीड फिट नहीं है ग्रो के लिए. केमिकल इनहिबिटर अगर हम यूज़ करें तो ये भी एक कॉज हो सकता है सीड डोरमेंसी का. सर्टेन इनहिबिटरी सब्सटेंसेस आर फिनोल एसिड, एब्सिसिक एसिड एक्ट एज इनहिबिटर फॉर जर्मिनेशन. अब कुछ मेथड्स पढ़ेंगे ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी. फर्स्ट मेथड इज स्कैरिफिकेशन. इन दिस मेथड जो सीड कोट है वो परमिएबल हो जाता है वाटर से और ऑक्सीजन से. मतलब हम इसमें सीड कोट को कट करेंगे या ब्रेक करेंगे केमिकल ट्रीटमेंट से, और स्कैरिफिकेशन हेल्प करेगी सीड की डोरमेंसी ब्रेक करने में. ये मैकेनिकल भी हो सकती है, मतलब हम अपने हाथों से भी कर सकते हैं और केमिकल ट्रीटमेंट से भी कर सकते हैं. आफ्टर राइपनिंग एंड स्ट्रैटिफिकेशन, डोरमेंसी अगर इमेच्योर एम्ब्रियो की वजह से है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं बाय अलाउइंग एम्ब्रियो टू कंप्लीट डेवलपमेंट, कि एम्ब्रियो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे. नेचुरल स्ट्रैटिफिकेशन अकर व्हेन. नेचुरल स्ट्रैटिफिकेशन तब होती है जब सीड झड़ जाते हैं और उनको सॉइल से कवर कर दिया जाता है डेब्रिस या स्नो से. आर्टिफिशियल स्ट्रैटिफिकेशन होती है कि जो लेयर है सीड्स की उनको हम सैंड में रखेंगे या किसी और मटेरियल में. थर्ड मेथड इज कोल्ड और हॉट ट्रीटमेंट. हम कुछ इनहिबिटरी केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं, सम ऑफ द इनहिबिटरी केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब कुछ इनहिबिटरी केमिकल सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है जो सीड की जर्मिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है बाय कोल्ड और हॉट ट्रीटमेंट.
समटाइम द सीड आर प्लेस्ड इन डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल। जो इनहिबिटरी सब्सटेंस है वो वॉश्ड अवे हो जाता है और सीड को हम ग्राउंड में लाई कर देते हैं। अब हम एक और पिक्चर से थोड़े अच्छे से सीड डोरमेंसी को समझते हैं। सीड डोरमेंसी इन एग्रीकल्चर। सीड डोरमेंसी एक टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ जर्मिनेशन इन सीड होता है कि हमने जर्मिनेशन को टेम्परेली थोड़े टाइम के लिए रोक दिया है अंडर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी क्या है? फिजिकल डोरमेंसी हो सकती है जो हार्ड सीड कोट की वजह से है। फिजियोलॉजिकल, जो फिजियोलॉजी के लेवल पे, मतलब उसके अंदर जो जो रिएक्शन है उसके लेवल पे हो रहा है, ये होती है हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से। मॉर्फोलॉजिकल डोरमेंसी का मतलब होता है कि जो एम्ब्रियो है वो हमारा अभी अंडर डेवलप्ड है। और कॉम्बिनेशनल डोरमेंसी क्या होता है कि फिजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर दोनों साथ में रोल प्ले कर रहे हैं। अब हम कॉजेज ऑफ डोरमेंसी कर चुके हैं कि हार्ड सीड कोट, इमेच्योर एम्ब्रियो और केमिकल इनहिबिटर कैसे करते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन और वाटर अपटेक का मतलब कि है कि अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो सीड अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पा रहा। या हम प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग को प्रिवेंट कर दें कि हार्वेस्ट से पहले हमने स्प्राउटिंग को रोक दिया तो उससे क्या होगा, जर्मिनेशन प्रिवेंट हो जाएगी। स्कैरिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? स्कैरिफिकेशन होता है कि हम स्क्रैच कर दें या सीड कोट को थोड़ा सॉफ्ट कर दें। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि हम सीड को ऐसी कंडीशन दे दें कि जिससे उसे लगे कि अभी विंटर की कंडीशंस हैं। केमिकल ट्रीटमेंट में हम गिब्रेलिक एसिड, KNO2 और एसिड से ट्रीट कर सकते हैं। और लाइट टेम्परेचर हम एडजस्ट कर सकते हैं जिससे सीड जर्मिनेट कर जाए। चूज़ द करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो। Minamata disease is caused by mercury. This is correct. बाइसिनोसिस डिसीज़ इज़ कॉज बाय कॉटन डस्ट। देखो बाइसिनोसिस डिसीज़ बहुत बच्चों ने नहीं सुनी होगी, बट इफ़ यू नो मिनामाटा डिसीज़ तो BCD आपका पहले ही कट जाएगा। 3 ऑप्शन में A गिवन है। देन जो नॉकनी सिंड्रोम है वो नाइट्रेट से नहीं होता, वो फ्लोराइड से होता है, तो ये गलत है। अगर B गलत है तो आपका ऑप्शन 4 चला जाएगा। एंड देन इफ़ यू नो कि मिथेनो में ग्लोबिनेमिया, ये फ्लोराइड से नहीं होता है, ये आपका नाइट्रेट्स और नाइट्रेट से होता है। सो दिस क्वेश्चन इज इजी टू रूल वन आउट। सो योर आंसर इज A एंड B। अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ बेस पेयर इन इकोलाई इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स DNA इज़ 1.7 mm। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेंथ लिखनी थी DNA की, फिर हमें पता है कि 2 सक्सेसिव बेस पेयर ऑफ DNA में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। देन वी अप्लाई फॉर्मूला दैट नंबर ऑफ बेस पेयर इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ DNA जो है 1.7। अब हमने mm को कन्वर्ट कर दिया है 10⁻6 नैनोमीटर में, और डिस्टेंस कितना होता है 2 बेस पेयर के बीच में, 0.34 नैनोमीटर। सो आपका आंसर क्या आ गया, 5 × 10⁻6 बेस पेयर। The translocation of sugar in angiosperm occur in the form of glucose, maltose, fructose, sucrose. So पढ़ो, इन प्लांट्स जो फूड है वो प्राइमरली सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू फ्रॉम सोर्स। सोर्स क्या होता है, रीजन ऑफ मैन्युफैक्चर और स्टोरेज, ऐसा जगह जहाँ पे हमारा खाना मैन्युफैक्चर हो रहा है या स्टोर हो रहा है, टू सिंक जहाँ पे हमारा खाना यूटिलाइज हो रहा है। यूजुअली द फोटोसिंथेटिक लीव एक्ट एज द सोर्स बट द सोर्स एंड सिंक मे बी रिवर्स डिपेंडिंग ऑन नीड ऑफ प्लांट। यूजुअली जो फोटोसिंथेटिक लीव है वो हमारा सोर्स है, जो खाना बन रहा है, बट सोर्स सिंक रिवर्स भी हो सकते हैं प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग। Sugar stored in root is moved to become a source of food in early spring when the bud of trees act as a sink as they need energy for their growth and development. अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि वो रिवर्स कैसे हो सकता है। कभी कभार क्या होता है कि शुगर जो है वो रूट में स्टोर होती है, वो मूव कर जाती है ताकि हम उसको एज अ फूड सोर्स यूज़ कर सकें। अर्ली स्प्रिंग में जब बर्ड्स जो हैं ट्रीज़ के वो सिंक की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ना फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड सुक्रोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। और फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है फ्लोएम के अंदर। सो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, योर आंसर इज सुक्रोज, ओके, नॉट ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। अब सबस्ट्रेट क्या है रुबिस्को एंजाइम का, रुबिलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। दिस इज योर स्क्रीनशॉट फ्रॉम NCERT। सो आपका आंसर होगा यहाँ पे रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। एंड वन क्वेश्चन इज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन HTET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट आपको उसमें 3
प्रोसेसेस बतानी थी जो हमारी C3 साइकिल के दौरान होती है। दैट इज़ योर कार्बोक्सिलेशन 1, सेकेंड इज़ रिडक्शन एंड थर्ड वन इज़ रीजनरेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कल हम नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी इन 10 या 11 क्वेश्चंस में कोई भी डाउट था, यू कैन आस्क टू मी अगेन एंड प्लीज़ जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप। मैं ये PDF वहाँ पे शेयर कर दूँगी एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी।